नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। कोरोना काल में नर्सिंग कॉलेज स्कैम को अंजाम देने वाले गिरोह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इस स्कैम से जुड़े सभी केसेस की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच यानी जबलपुर में होगी। इससे पहले इस स्कैम से जुड़े 40 केसेस की सुनवाई ग्वालियर बेंच में चल रही थी। अब इस स्कैम से जुड़े सारे केसेस जो हैं वो ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और नर्सिंग काउंसिल ने जबलपुर हाई कोर्ट के सामने एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी रखी है, जिसमें दावा किया गया है कि 19 कॉलेजेस को जो है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है और पिछले 3 साल में जितने ऐसे इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने फर्जी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स इन कॉलेजेस को दी है उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 लाख नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों से कोई एग्जाम ही नहीं दिया है। मतलब ये है कि 1.25 लाख नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से कॉलेजेस में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो सिस्टम में आए नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल हैं। इस स्कैम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशाल बघेल, जिन्होंने सबसे पहले इस स्कैम को उजागर किया और जो इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाकर गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। सबसे पहला सवाल तो ये है, हमारे दर्शकों के लिए आप ये समझा दीजिए, बता दीजिए कि ये स्कैम है क्या और ये कैसे हुआ। सबसे पहले आते इसके बेसिक उस पे कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग सेवाओं को जारी रखने के लिए नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है और ये नर्सिंग स्टाफ डिग्री लेते हैं नर्सिंग कॉलेजों से। तो मध्य प्रदेश में 2020 में अचानक से नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ आई, जिसमें जहां पहले 300 से 400 कॉलेज हुआ करते थे वो 600 से 700 की संख्या में 2020 में पहुंच गए कोरोना काल के आसपास। और ऐसा तब हुआ जब एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अनिवार्य होता है। वो भी रातों रात दस्तावेज कागजों में बन गए और अस्पताल कागजों में खुल गए और उसके बाद नर्सिंग कॉलेज कागजों में खुल गए। जब कोरोना में इन कागजी अस्पतालों से बेड मांगे गए तो ये असफल रहे देने में। यहाँ से ये बात सबके सामने आई और फिर हमने जब इसकी पुष्टि की और जानकारियां एकत्रित की तो हमने पाया कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों ऐसे कॉलेज हैं जो कागजों में खुले, सैकड़ों ऐसे अस्पताल हैं जो कागजों में खुले और यहाँ पर जो पढ़ रहे बच्चे हैं वो बोगस हैं और वहाँ पर वास्तव में कुछ भी भवन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, एकेडमिक और भी कोई जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से कंप्लायंस नहीं है। अच्छा, तो ये इसके पीछे स्कैम के पीछे मतलब एक बड़ा नेक्सस गिरोह का होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन लगता है, नर्सिंग काउंसिल का, मेडिकल यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देता है। तो कौन कौन लोग, आपने किसको सम्मिलित पाया इसमें, कौन कौन व्यक्ति थे इसके पीछे या कौन कौन गिरोह थे इसके पीछे? जब हम इसके अंदर तक गए तो हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग के लिए आने वाले छात्रों में से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और करीबी आसपास के राज्यों के छात्र अधिक हैं। वहाँ की तुलना में यहाँ कॉलेजों की संख्या भी बहुत अधिक है। जब हम और अंदर गए तो हमने पाया कि ये लगभग 670 कॉलेजों का जो वो है उसमें से लगभग 50% कॉलेज ऐसे हैं जो किराए के भवनों में चलाना दिखाए जा रहे थे, जो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 कमरों में किराए के भवनों में मान्यता लेकर के बैठे हुए थे। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि नर्सिंग शिक्षा माफिया, जो कुछ बाहर के राज्यों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो ऐसे छात्र जो कि कभी मध्य प्रदेश आए ही नहीं, वो बाहर से ही इसमें इनरोल हो रहे थे, वो बाहर से ही यहाँ पर परीक्षा देने के दिन बस आ रहे थे। तो और जो बाहर से जो स्टूडेंट्स यहाँ कभी आए नहीं, जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री इन कॉलेजेस से ली, जो कॉलेजेस वास्तविकता में कॉलेजेस थे ही नहीं, और इन कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दी और इन्हीं कॉलेजेस को मान्यता या एफिलिएशन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दी। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स अकाउंटेबल हैं, नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल्स अकाउंटेबल हैं और तमाम वो लोग जिन्होंने इनको वेरीफाई किया। क्या इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, कोई पॉलिटिकल मतलब किसी पॉलिटिकल आदमी का अगर हाथ ना हो तो क्या इस तरह का स्कैम मध्य प्रदेश में संभव था? बगैर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। चूंकि दस्तावेजों में सिर्फ अधिकारियों के नाम है, इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में सिर्फ अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सबके पीछे पॉलिटिकल शक्तियां भी इन्वॉल्व थी। अच्छा, कोई ऐसे कॉलेजेस आपको मिले जब इसके पूरा आपने इसको निकाला और जब कोर्ट में आप गए, हम कोर्ट की बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करें तो कोई आपको ऐसा कॉलेज मिला जिसका एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो?
जी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिले जिनके लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए मिले हमें। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज थे? जी हाँ, लगभग दोनों ही पार्टी से, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इससे स्कैम में जी, उससे जुड़े हुए लोग कॉलेज संचालित करना पाए गए। अब जो ये कोर्ट में अब मामला चला, क्योंकि जो ग्वालियर में जो 40 केसेस चल रहे थे उसमें तो कोर्ट ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर चुका था। जी। अब आपकी पिटीशन जो जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हुई थी उसके साथ सारे केसेस को क्लब कर लिया गया है। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो सीबीआई इंक्वायरी जो 40 केसेस की चल रही थी वो सभी केसेस की अब सीबीआई इंक्वायरी होगी? चूंकि पहले ये मामला ग्वालियर और जबलपुर पीठ में समानांतर रूप से चल रहा था, तो चूंकि ग्वालियर खंडपीठ ने मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमपीएनआरसी और नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश पहले से दे चुके थे। हम समय समय पर हमको जो हाईकोर्ट ने जबलपुर बेंच ने जो डेटा उपलब्ध कराया उसके आधार पर हम अपनी बात रखते गए और जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कार्रवाइयों के आदेश दिए। अब बीच में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई जहां पर कोर्ट ने पाया कि हमारे हर आपत्ति पर सरकार जो है सकारात्मक कदम नहीं उठा पाई और कार्रवाइयां जो पिछले 3 सालों में हो जानी थी वो नहीं कर पाई। तो अब हाईकोर्ट ने सारे मुकदमे एक साथ बुलाए हैं और अब वो निर्णय लेगी कि इस पूरे मैटर की जांच जो है नए सिरे से और इसको नए तरीके से सीबीआई से करा ली जाए, उसके बाद दोषियों का नाम तय हो। अच्छा, तो ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 3 साल से इस नर्सिंग कॉलेज स्कैम में लेकर के हाई कोर्ट में जो है सरकार एक के बाद एक कोशिश करती रही कि किसी तरीके से इस मामले को रफा दफा किया जाए। जी हाँ, बल्कि अभी अंतिम सुनवाई में भी सरकार नर्सिंग काउंसिल की ओर से आवेदन पेश करके और याचिका को डिस्पोज करने का आवेदन पेश किया गया और उसके पीछे कारण बताया गया कि हमने कुछ दर्जन भर कार्रवाइयां कर ली हैं, इंस्पेक्टरों को नोटिस दे दिए हैं। पिछले 3 साल से ये मामला चल रहा है और अभी तक नोटिसबाजी तक ही सीमित है। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा कि बहुत आसपास के राज्यों से स्टूडेंट्स यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं और पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं या मतलब फेक डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो लेकिन तमाम स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं होंगे, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि 700 कॉलेजेस की बात हो रही है और 1.25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं मध्य प्रदेश में। आपने जैसे पहले बताया था हमें कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम ही नहीं दिए हैं, मतलब एडमिशन हुआ है और 2023 के जनवरी तक एडमिशन होता रहा है। तो इससे मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उन जेन्युइन बच्चे जो थे जिन्होंने बाकायदा पढ़ाई करी, प्रशिक्षण लिया और आज वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में जहां उनको फाइनल ईयर में आकर के पास आउट हो जाना था वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। इन सब से उनके घरों की स्थिति पर और उनकी स्थिति पर और इस प्रदेश की हेल्थ सेक्टर पर, तीनों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम आने वाले समय में अगली सुनवाई में माननीय न्यायालय से आग्रह भी करेंगे कि जो कॉलेजेस सीबीआई जांच में क्लियर होते जा रहे हैं उनके उस फेसेस में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं और जो वाकई में जेन्युइन बच्चे हैं उनको बिल्कुल परेशानी ना हो। तो जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में नर्सिंग के एग्जाम्स हुए ही नहीं है। एडमिशन्स 2023 जनवरी तक होते रहे। 1.25 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं। नर्सिंग का एक भी स्टूडेंट पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम में प्रवेश नहीं किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है। बहरहाल मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट तय करेगा कि मध्य प्रदेश का जो नर्सिंग कॉलेज स्कैम है, क्या इसकी विस्तृत जो है जांच सीबीआई को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।